वंस अगेन गुड मॉर्निंग बेटा। इससे पहले वाले चैप्टर में इनफैक्ट हमने सेकंड चैप्टर कंप्लीट कर लिया है और उस चैप्टर में हमने जाना कि हाउ द कंपनी विच हैज कम टू इंडिया फॉर द पर्पस ऑफ द ट्रेड, जो एक कंपनी ट्रेड के लिए व्यापार बिजनेस करने के लिए आई थी, एंड हाउ दे हैव एस्टैब्लिश्ड द कंपनी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया एज अ रूलिंग हु लेटर ऑन स्टार्टेड रूलिंग द टेरिटरी, अपने देश में शासन करना शुरू कर दिया। उसमें हमने टॉपिक के लास्ट में बात की थी कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के बारे में बात की थी, कैसे उन्होंने उनकी पैरामाउंटसी के बारे में बात की थी कि कैसे सुप्रीम पावर इंडिया के अंदर वो बन गए थे। साउथ ऑफ द विंध्याचल के अंदर जो पूरा क्षेत्र था विंध्याचल पर्वत के साउथ में, पूरे के ऊपर कंपनी ने कैसे अपना धीरे धीरे विस्तार कर लिया था। स्टार्ट किया उन्होंने कहां से? बंगाल से, फिर उसके बाद में मैसूर, फिर मराठास का जो भी क्षेत्र था, तो इस तरह से। और फिर उन्होंने क्रिमिनल और सिविल जस्टिस सिस्टम आल्सो एस्टैब्लिश विद द हेल्प ऑफ द लोकल पंडित, काजीज, ठीक है ना, मुफ्ती, इनकी हमारे देश के अंदर नाउ दे हैव प्लान्ड। अब आपको समझना यह है कि बेटा हिस्ट्री जो है ना, इट इज एन सीक्वेंस ऑफ ऑर्डर, ठीक है ना, कंटिन्यूअस चलेगी। आपकी जो बुक है ना, ये एक पिक्चर की कहानी जैसे है, स्टोरी जैसे है, ये कंटिन्यूअस होगी। तो आप हर चैप्टर को आपके कंटिन्यूटी में पढ़ना होगा। जहां भी आपने एक टॉपिक छोड़ दिया, वीडियो नहीं देखी, लाइव क्लास अटेंड नहीं की, मीन्स यू हैव लॉस्ट समथिंग, नहीं बोल सकते, बहुत कुछ आपने लॉस्ट कर दिया, ठीक है ना। तो प्लीज बी कंटिन्यूस, है ना, वेदर इट इज अ लाइव क्लास और द वीडियोस, आप कंटिन्यूस टच में रहिए, कंटिन्यूटी बनी रहेगी, देन ओनली यू विल बी एबल टू ग्रास्प, एबल टू अंडरस्टैंड। तो ये तो बात होगी पिछले चैप्टर की, फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी। नाउ अब हमने पिछले चैप्टर में जो बात की थी, उन्होंने कैसे एक व्यापार करने वाले कंपनी के रूप में आए और भारत में किस तरह से अपने शासन को एस्टैब्लिश किया, ठीक है ना। हर जो भी उस पीरियड में नवाब थे, उनको युद्ध के अंदर हराया और वो क्षेत्र अपने कब्जे में कर लिया, और दूसरे तरीके अपनाए थे, जो सक्सेसर की पॉलिसी थी कि जिसको सक्सेसर किसी का निर्धारित करना, अपॉइंटमेंट करना, वो अपने उसमें ले लिया था। ये तो अलग बात होगी। नाउ अब हम जाते हैं कंट्री साइड में, जाते हैं कंट्री साइड मतलब रूरल एरिया, शहरों से दूर की बात करेंगे कि रूरल एरिया में अब अपना कंपनी जो है कदम कहां पे रख रही है? ग्रामीण क्षेत्रों में रख रही है, जहां पे लोग किसान खेती करते हैं, उस एरिया में जाके किस तरह से अपने आप को एस्टेब्लिश करती है। क्योंकि किसानों से उनको रेवेन्यू लेना था, किसानों को उनको मजबूर करना था कि क्या क्रॉप्स वो उगाएं, क्या ना करें। वही क्रॉप्स किसानों को उगाने के लिए उन्होंने मजबूर किया। The crops which is required, the production which is required in the countries of the Europe, ठीक है ना, जो यूरोप के देशों की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो उन्होंने इन जरूरतों को पूरा करने के लिए खेती करना स्टार्ट किया। ये बात समझ में आ गया। तो खेती में किस तरह से उन्होंने, क्या खुद तो खेती करेंगे नहीं, तो किस तरह से उन्होंने खेती करना शुरू किया, उसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है ना। और फिर आगे चलते जाएंगे, क्या कुछ होता है, मेरे साथ चलते रहिए, सब कुछ आपको दिखाई देगा जैसे कि पिक्चर में हम देखते हैं, राइट। तो आज तक रूलिंग द कंट्री साइड, कैसे ग्रामीण इलाकों में अब कंपनी अपने पैर पसारती है, ग्रामीण क्षेत्रों में, फ्रॉम मेट्रोपॉलिटन सिटी से दूर गांव की तरफ कैसे जाती है। तो सबसे पहले 12 अगस्त 1765 मुगल एम्पायर जो उस टाइम में थे, शाह आलम, उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई। उन्होंने दीवानी राइट्स जो दे दिए कंपनी को। दीवानी राइट्स का मतलब ये हो गया कि जितने भी जो जमीन है किसानों के पास में, अब इससे रेवेन्यू कलेक्ट करने का अधिकार किसके पास आ गया है? रेवेन्यू कलेक्ट करने का अधिकार अब आ गया है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। बहुत बड़ी गलती होगी। दैट वाज द ह्यूमिलिएशन फॉर आवर एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम,
ठीक है ना, और उनके लिए बहुत बड़ी जीत हो गई। ठीक है, तो मुगल एम्पायर अपॉइंटेड द ईस्ट इंडिया कंपनी एज अ दीवान ऑफ बंगाल ऑर्गेनाइज। अब पूरे अधिकार मिल गए, दीवानी राइट्स मिलने के साथ में कंपनी के पास सारे अधिकार आ गए। हाउ टू ऑर्गेनाइज द रिसोर्सेज इन इंडिया, कैसे रीडिफाइन द राइट्स ऑफ द फार्मर के अधिकार क्या है वो अब ये रीडिफाइन करने वाले हैं। ठीक है ना, तो इस तरह से उनका पूरा का पूरा जो है सारा का शासन व्यवस्था के ऊपर, आप कह सकते हो ग्रामीण इलाके के ऊपर, नाउ अब दे हैव ग्रास्प। ठीक है ना, इनका कब्जा हो गया। अब रेवेन्यू कंपनी पर्पस, देखो ये कभी नहीं बोल रहे हैं द प्राइमरी पर्पस ऑफ द कंपनी वाज टू एक्सट्रैक्ट द रिसोर्सेज एज मच एज पॉसिबल। ठीक है ना, जितना रिसोर्सेज को कंपनी हमारे यहां से कलेक्ट कर सकती है, जितना रेवेन्यू इकट्ठा हो सकता है। बेसिकली क्या थे वो, तो ट्रेडर्स थे, देवर द ट्रेडर्स। ठीक है ना, ट्रेडर्स हैं तो रेवेन्यू छोड़ने वाले नहीं है। अब पहले क्या होता था भारत के अंदर, जब इससे पहले जब तक इनको दीवानी राइट्स नहीं मिले थे, तो भारत से कॉटन सिल्क इनको एक्सपोर्ट करना होता था। कहां पर, यूरोपियन कंट्री को, बिकॉज दे वर द ट्रेडर्स। अब उसके लिए उनके पास पैसा नहीं है, वो गोल्ड और सिल्वर लेके आते थे भारत में, और उसके बदले में यहां से बिजनेस ट्रेड करते थे। अब ये कहानी खत्म हो गई, बिकॉज दे गॉट द दीवानी राइट्स। अब दीवानी राइट्स उनको मिलने से फायदा क्या हुआ उनको, अब वो जो रेवेन्यू यहां से टैक्स जो कलेक्ट कर रहे थे, वही टैक्स से अब अपना खरीदारी करते थे। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब पहले जो शासन कर रहे थे उनका क्या हुआ, राजा थे, जो तालुकदार थे, उनका क्या होगा, क्योंकि कंपनी इस तरह का कोई पंगे में नहीं पड़ना चाहती थी कि कोई एक वर्ग शासक जो पहले से शासन करते रहे हैं उनको साइडलाइन नहीं करना चाहते थे। उनको पता था दैट विल क्रिएट द प्रॉब्लम फॉर देम। तो उनके लिए क्या किया, उनके लिए कंपनी ने क्या किया बेटा, कि उनको बना दिया जमींदार, उनको बना तालुकदार, और जो राजा थे उनको जमींदार बना दिया, एंड कलेक्शन की रेस्पॉन्सिबिलिटी उनको दे दिया गया। अब कलेक्शंस की रेस्पॉन्सिबिलिटी उनके पास में आ गई। ठीक है ना, अब बिफोर 1765 द कंपनी परचेज गुड्स इन इंडिया बाय इंपोर्टिंग गोल्ड एंड सिल्वर फ्रॉम द ब्रिटेन। Bengal economy was facing a deep crisis. Peasants, craftsmen were not getting the proper amount of their sale. अब जैसे ही ये रेवेन्यू कलेक्शन कंपनी के हाथों में चला गया, कंपनी के मतलब राजा है, वो जमींदार बना दिए गए। अब इससे क्या हुआ, कंपनी को तो प्रॉफिट हो रहा है, जमींदार को प्रॉफिट हो रहा है, बट जो क्राफ्टमैन हैं, जो हैंडीक्राफ्ट, जो अपने काम करते हैं हाथ से, स्किल्ड मैन, उनको कुछ नहीं मिल रहा है। उनको ये एक कर दिया कि भाई आपको कंपनी को माल देना होगा, एंड द रेट विल बी डिसाइडेड बाय द कंपनी इटसेल्फ। कंपनी रेट डिसाइड करेगी। तो इससे क्या होगा, इससे होगा क्या, इससे होगा ये कि वहाँ जो है बेचारे वो परेशान हो जाएंगे, जो लोकल क्राफ्टमैन हैं, वो जो खेती करने वाले हैं। ठीक है ना, और फिर 1770 में तो हद हो गई, एक फेमाइन हो गया। फेमाइन के बाद में तो प्रोडक्शन है नहीं, फिर भी टैक्स देना पड़ रहा है, तो जमींदार भी परेशान है, राइट। अब तीसरा है द नीड टू इम्प्रूव द एग्रीकल्चर। अब एग्रीकल्चर को कैसे इम्प्रूव किया जाए, उसके लिए क्या किया वो भी देख लेते हैं। उन्होंने ये फील तो किया कि देयर इज अ नीड टू इम्प्रूव द एग्रीकल्चर, एंड हाउ दे हैव इम्प्रूव द एग्रीकल्चर। 1793 के अंदर, 1793 में द परमानेंट इंट्रोड्यूस द परमानेंट सेटलमेंट। उसमें क्या है, फिक्स रेवेन्यू वाज टू बी गिवन, कि भाई हमने आपका फिक्स कर दिया, आपको हर महीने इतना पैसा कंपनी को देना है टैक्स के रूप में। अब कंपनी को तो इससे प्रॉफिट होने वाला है, बिकॉज कंपनी विल गेट द रेगुलर इनकम, बट उनके बारे में भी सोचो जिनके यहाँ पे कभी हो सकता है खेती नहीं हुई, तब भी उनको पेमेंट करना पड़ेगा, राइट।
खेती ना होने पर भी कंपनी को उनको देना पड़ेगा टैक्स। और जमींदार को रिकॉग्नाइज कर दिया एज ए कलेक्टर। अब वो जमींदार मतलब कहने का मतलब जमींदार व रिकॉग्नाइज एज ए कलेक्टर कौन होते थे बेटा? जमींदार को रिकॉग्नाइज कर दिया रेवेन्यू कलेक्शन के लिए, वो राजा होते थे, वो तालुकदार होते थे, वो रेवेन्यू कलेक्ट करेंगे। अब एज ए रिजल्ट ऑफ ग्रीड मोर रेवेन्यू दे ब्लाइंडली एक्सप्लॉइटेड द लैंड रिसोर्सेज। ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू कलेक्शन के लिए लैंड रिसोर्सेज का ज़्यादा एक्सप्लोटेशन होने लगा, ज़्यादा खेती करने लगे तो खेती की फर्टिलिटी कम होगी, राइट। तो इस तरह से अब प्रोडक्शन तो बढ़ा है, डबल हो गया। अभी इन्होंने अगले 5 सालों में जाके जो ट्रेड करना, जो एक्सपोर्ट करते थे यूरोपियन कंट्री को, अब इनका ट्रेड क्योंकि इनकम इनको ज़्यादा होने लगी है, मैं बात कर रहा हूँ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, तो इनका जो ट्रेड है वो डबल हो गया अगले 5 सालों के अंदर। कारण लो रेट हो गया, फिक्स कर दिया इन्होंने अपनी मर्जी से। जमींदार जो किसान है उसको उसी रेट में बिक्री करना होगा और इनको ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को इससे बेनिफिट होने वाला था, ठीक है ना। प्रोडक्शन भी बढ़ा है क्योंकि कंपनी ने एग्रीकल्चर के ऊपर थोड़ा ध्यान दिया, जो जमींदार है उन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया उसके अंदर। प्रोडक्शन बढ़ा है लेकिन रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन बढ़ा है साथ ही। तो आज के टॉपिक में हमने बात की कि कैसे जो एक कंट्री साइड में उन्होंने रोलिंग कैसे स्टार्ट किया। हमने बात की कंपनी को दीवानी राइट्स मिल गए। दीवानी राइट्स क्या होते हैं उसके बारे में मैंने बता दिया, ठीक है ना। उसके बाद में रेवेन्यू फॉर द कंपनी कितना मैटर करता था। 1765 से पहले कंपनी जो भी परचेजिंग करती थी इंडिया में वो इंपोर्ट करते थे। गोल्ड वहाँ से आता था ब्रिटेन से और सिल्वर, उसके बदले में नाउ दे हैव गॉट दी दीवानी राइट्स। दीवानी राइट्स मिलने के बाद में अब उनके पास में रेवेन्यू कलेक्शन का हो गया। इसी रेवेन्यू से उनको बेनिफिट उठाना शुरू कर दिया, इसी से यहाँ से लेते थे तो गोल्ड उनका सेफ हो गया, राइट। तो द नीड, अब उन्होंने सोचा कि ज़्यादा से ज़्यादा करें, कलेक्शंस ज़्यादा हो, तो उसने खेती में प्रोडक्शन ज़्यादा बढ़ाने की तरफ ध्यान दिया गया। तो लैंड रिसोर्सेज का एक्सप्लोरेशन हुआ। कहने का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा खेती करने के लिए आप उसमें ज़्यादा खाद डालोगे तो खेती तो ज़्यादा होगी लेकिन फर्टिलिटी लेवल वो डाउन आ जाएगा। अब ये सारा कारण था ग्रीड का। लेकिन इसी बीच में जो आर्टिशियंस हैं, क्राफ्टमैन्स हैं, उनकी हालत काफ़ी खस्ता हो गई। ठीक है बेटा, ठीक है, आज का इतना ही। और फिर दोबारा से मैं आपको कह रहा हूँ, प्लीज़ बी रेगुलर इन द क्लासेस, ठीक है ना। चाहे ये वीडियोस हों, आप कंटिन्यूस देखते रहिए, क्लासेस रेगुलर अटेंड करती रहिए ताकि हम रेगुलर चलते रहे, कंटिन्यूटी बनी रहे। बाय, सी यू टुमारो इन वीडियोस, ओके।